बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम सब किंगडम प्रोटोज़ोआ का फाइलम एपिकम्प्लेक्स आज पढ़ेंगे और इस फाइलम में जितने भी प्रोटोज़ोन हैं वो पैरासाइट्स हैं, तो हम इस ग्रुप को पैरासाइटिक प्रोटोज़ोन ग्रुप भी कह सकते हैं। और ये पैरासाइट ह्यूमंस के अलावा दूसरे वर्टिब्रेट्स के लिए भी हैं, लेकिन स्पेशली हम ह्यूमन के हवाले से भी इनका ज़िक्र करेंगे। पहली वजह तो यह है कि जनाब इनको हम एपिकम्प्लेक्सा क्यों कहते हैं। अगर इनके सेल्स पे देखा जाए तो इनके सेल की जो टिप होती है, हेयर दिस इज टिप ऑफ देयर सेल, ये इनका न्यूक्लियस है और सेल की टिप के ऊपर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं। और ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है इनका पर्पस क्या है कि इनकी मदद से ये किसी होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट करते हैं। तो इन सेल की टिप के ऊपर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं फॉर पेनिट्रेटिंग होस्ट सेल, इसलिए इनका हमने इनका नाम क्या रखा है, एपिकम्प्लेक्सा। अब इनमें न्यूक्लियस जो होता है वो एक ही न्यूक्लियस होता है, सिंगल टाइप ऑफ न्यूक्लियस है और इनमें लोकोमोशन के लिए कोई सीलिया या फ्लैजेला मौजूद नहीं होते। नो सीलिया और फ्लैजेला दोनों ही इनमें मौजूद नहीं होते। हाँ, अगर इनके रिप्रोडक्टिव स्टेजेस हैं, इनके गैमेट्स की बात है, तो इन गैमेट्स लेवल पे जाके इन पे फ्लैजेला मौजूद हो सकते हैं, लेकिन अडल्ट स्टेज पे ना ही सीलिया है ना ही फ्लैजेला है। अब इनमें रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल भी है और एसेक्सुअल भी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और सेक्सुअल भी है, विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड विद फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। दोनों तरह की रिप्रोडक्शन इस फाइलम के मेंबर्स में हमें मिलेगी। अब इस की जो अहम एग्जांपल्स हैं, अहम जेनरा इस फाइलम के अंदर कौन से हैं, इनमें से एक से तो हम बहुत बखूबी वाकिफ़ हैं, दैट इज़ प्लाज्मोडियम, और साथ हैं कॉक्सीडियंस। ये दो आगे फर्दर जेनरा हैं इस फाइलम के अंदर, और अब हम इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे और स्पेशली हम पहले जिक्र करेंगे फाइलम एपिकम्प्लेक्सा में प्लाज्मोडियम का। तो पहले हम जिक्र प्लाज्मोडियम का कर लेते हैं। अब प्लाज्मोडियम जो है ये एक्चुअली मलेरियल पैरासाइट है, यूनिसेलुलर है, और ये प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है। इसकी वजह से मलेरिया डिजीज़ होती है, मलेरिया। और ये मलेरिया वर्टिब्रेट्स में है, यानी ये ह्यूमंस के अलावा दूसरे वर्टिब्रेट्स जैसे बर्ड्स वगैरह में भी ये मलेरिया की बीमारी पैदा कर सकते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं दीज आर मलेरिया पैरासाइट्स फॉर ह्यूमंस एज वेल एज फॉर वर्टिब्रेट्स। अब प्लाज्मोडियम जो है ये अपना लाइफ साइकिल दो होस्ट में मुकम्मल करता है, 2 होस्ट। अब इन दो होस्ट में से एक होस्ट है फीमेल मॉस्किटो। अब इस मॉस्किटो की फर्दर स्पीशीज़ हैं और सबसे ज़्यादा कॉमन स्पीशीज़ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है। एडीज़ में भी ये अपना लाइफ साइकिल मुकम्मल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये एनोफिलिस में करते हैं। और इसके अलावा दूसरा होस्ट जो है वो ह्यूमन है, और वर्टिब्रेट भी हो सकता है, लेकिन स्पेशल फोकस हम करेंगे ह्यूमन। तो ये दो होस्ट के अंदर इन्होंने अपना लाइफ साइकिल मुकम्मल करना होगा। अब इन दो होस्ट में ये लाइफ साइकिल कैसे मुकम्मल करेंगे, मॉस्किटो के अंदर रहकर इन्होंने अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुकम्मल करनी होती है, और ह्यूमंस के अंदर रहते हुए इन्होंने अपनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुकम्मल करनी होती है। तो हम जानते हैं जिस होस्ट के अंदर रहकर पैरासाइट अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
या सेक्चुअल स्टेजेस को मुकम्मल करता है, उस होस्ट को हम डेफिनेटिव होस्ट का नाम देते हैं, डेफिनेटिव होस्ट। और जिस होस्ट के अंदर रहकर पैरासाइट अपनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुकम्मल करता है, उसको हम इंटरमीडिएट होस्ट का नाम देते हैं। तो ह्यूमंस प्लाज्मोडियम के लिए इंटरमीडिएट होस्ट हैं और फीमेल मॉस्किटो ह्यूमंस के लिए प्लाज्मोडियम के लिए डेफिनेटिव होस्ट हैं। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे फीमेल मॉस्किटो ही क्यों, वाई नॉट मेल मॉस्किटो? उसकी रीज़न ये है कि फ़ीमेल मॉस्किटो को ब्लड मील चाहिए, ह्यूमन का ब्लड चाहिए, वर्टिब्रेट का ब्लड चाहिए फॉर मैच्योरेशन ऑफ एग मैच्योरेशन। इसलिए फीमेल मॉस्किटो ही वर्टिब्रेट को फिर बाइट करते हैं और उनमें से ब्लड लेकर ब्लड की प्रोटीन से अपने एग मैच्योर करते हैं। वैसे तो मॉस्किटो कोई भी हो, मेल या फीमेल, उनकी जो फूड होती है, जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इनको फूड चाहिए, वो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और मॉस्किटो ने कार्बोहाइड्रेट्स हासिल करने होते हैं प्लांट नेक्टर में से, प्लांट जूसेस में से। लेकिन फीमेल मॉस्किटो को अलग से प्रोटीन भी चाहिए फॉर एग मैच्योरेशन, और ये प्रोटीन ये कहाँ से लेंगे? ये वर्टिब्रेट के ब्लड में से लेंगे, ह्यूमन या बर्ड के या किसी और वर्टिब्रेट के ब्लड में से लेंगे। अब फीमेल मॉस्किटो ब्लड लेने के लिए, प्रोटीन लेने के लिए जब वर्टिब्रेट को बाइट करते हैं, ह्यूमन को बाइट करते हैं, तो साथ प्लाज्मोडियम को ह्यूमन की बॉडी में साथ ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। मॉस्किटो को तो अपनी फूड मिल गई, लेकिन प्लाज्मोडियम की वजह से ह्यूमन फिर मलेरिया बीमारी का शिकार हो जाते हैं। अब मलेरिया बीमारी बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। अब तो खैर इसके ख़िलाफ़ कंट्रोल के बड़े इफ़ेक्टिव मेथड्स अवेलेबल हैं, वरना एक ज़माने में एंशिएंट पीरियड में इन्होंने बड़ी बड़ी सुपर पावर सल्तनतों को तबाही के धाने तक पहुंचा दिया था, उनको ज़वाल पजीर कर दिया था। अब ये मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम किस तरह मैच्योर होता है और फिर ये ह्यूमंस में एंटर होकर ह्यूमन को मलेरिया का शिकार कैसे करता है, इसके लिए फिर हम देखते हैं प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल। अब लाइफ साइकिल का मतलब ये है कि हम इसको मॉस्किटो और ह्यूमन दोनों होस्ट के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से मैच्योर होते हैं और किस तरह से डिजीज़ कॉज करते हैं। तो ये होस्ट हम फीमेल मॉस्किटो मेंशन कर लेते हैं, फीमेल मॉस्किटो, दिस वन। और इस साइड पे हम मेंशन कर देते हैं ह्यूमन होस्ट। दिस वन। और इधर हम मेंशन कर देते हैं जी ये ह्यूमन बॉडी, ये। अब जब फीमेल मॉस्किटो किसी ह्यूमन को बाइट करेंगे फॉर सेक ऑफ ब्लड, तो यहाँ पे ब्लड तो इनको मिल जाएगा, लेकिन ये अपने सलाइवरी ग्लैंड में मौजूद प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इनके सलाइवरी ग्लैंड में प्लाज्मोडियम मौजूद है, स्पेशल फॉर्म स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर, यूनिसेलुलर स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर, and these are known as sporozoites. प्लाज्मोडियम स्पोरोजॉइट फॉर्म में ह्यूमन की ब्लड में एंटर होते हैं, एंटर इनटू ह्यूमन ब्लड। फिर ये अपने एपीकम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की मदद से ह्यूमन लीवर में एंटर हो जाते हैं। स्पोरोजॉइट गेन एंट्री इनटू ह्यूमन लीवर सेल, ब्लड में से स्पोरोजाइट लीवर सेल में एंटर हो जाएंगे और स्पोरोजाइट यहाँ पे आकर मल्टीपल फिजन करेंगे और इनकी शेप भी थोड़ी चेंज हो जाती है। दे बिकम
स्फेरिकल। अब ये जो स्फेरिकल फॉर्म बन गई है लीवर सेल में, दैट इज़ नोन एज मीरोजाइट। अब चूंकि इस में एक सेल से बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं, तो ये प्रोसेस यहाँ पे क्या होगा, शाइजोगोनी भी कह सकते हैं, मल्टीपल फिजन भी कह सकते हैं, दैट इज़ शाइजोगोनी, या इसको मल्टीपल फिजन भी कह सकते हैं। अब लीवर सेल बस्ट हो जाएंगे और मीरोजाइट्स रिलीज होकर फिर से ब्लड में एंटर हो जाएंगे। मैनी मीरोजाइट्स एंटर इनटू ब्लड। अब ये मीरोजाइट्स एंटर होंगे आरबीसी के अंदर। हियर दिस इज आरबीसी और रेड ब्लड सेल, और मीरोजाइट यहाँ पे एंटर हो गए। अब आरबीसी के अंदर रहते हुए मीरोजाइट्स में दोबारा मल्टीपल फिशन ही होगी और फिर से बहुत सारे मीरोजाइट्स बन जाएंगे एक आरबीसी में, और नतीजा क्या निकलेगा, ये आरबीसी बर्स्ट हो जाएगा, दिस विल बर्स्ट, और इसमें से मीरोजाइट रिलीज होकर ये फिर दोबारा ब्लड में आ जाएंगे और नए आरबीसी के ऊपर फिर से अटैक करेंगे, एंड दिस साइकिल गोज ऑन, ये चलता रहता है। अब ये जितने मीरोजाइट ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं उतने ही रेड ब्लड सेल की बर्स्टिंग ज़्यादा हो रही है। अब ये जो रेड ब्लड सेल की बर्स्टिंग हो रही है, इसकी वजह से मलेरिया की सिम्टम्स अपीयर होती हैं। आरबीसी बर्स्टिंग जो है, इसकी वजह से ही एक्चुअली मलेरिया की सिम्टम्स अपीयर हो रही हैं। अब वो मलेरिया की सिम्टम्स क्या हैं, मलेरिया की सिम्टम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट तो क्या है, फीवर, हाई फीवर एंड चिल्स। ये क्यों ऐसा क्यों होता है कि बुखार भी तेज़ है, टेम्परेचर भी हाई है और साथ बॉडी बहुत ज़्यादा शिवरिंग भी हो रही होती है, बहुत ज़्यादा ठंडक भी महसूस हो रही होती है, सर्दी लग रही होती है साथ, और ये दोनों अलामत कंटिन्यूसली मौजूद नहीं रहती, ये वक्फे से अपीयर होती हैं और रैंडमली भी अपीयर होती हैं, मखसूस वक्फे से भी अपीयर होती हैं। इन जो वक्फे से अलामत होती हैं इनको पैरोजिम्स कहा जाता है। सडनली ये रिलीफ हो जाता है, फिर अचानक ही दोबारा ये दोनों अलामत रीअपीयर भी हो जाती हैं। क्यों ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली जब आरबीसी बस्ट करते हैं तो इनके बस्ट करने से कुछ टॉक्सिक कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं, जैसे हीमोजॉइन, ये टॉक्सिक कंपाउंड प्रोड्यूस होते हैं। अब ये टॉक्सिक कंपाउंड जाकर एक्ट करते हैं ब्रेन के एक अहम पार्ट के ऊपर, हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस जो है ये टेम्परेचर कंट्रोलिंग सेंटर है हमारी बॉडी का। हीमोजाइन की वजह से हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें जो टेम्परेचर का सेट पॉइंट 37 सेल्सियस पे होता है, वो टेम्परेचर सेट पॉइंट अब इंक्रीज़ हो जाता है, सेट पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है। ये अब एक बॉडी होमियोस्टेसिस में कन्फ्यूजन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। वो क्या कि बॉडी का होमियोस्टैटिक सिस्टम समझता है कि टेम्परेचर नॉर्मल से लो है, वो टेम्परेचर को हाई करने के लिए शिवरिंग शुरू करवा देता है। जब मसल शिवर करते हैं, इनवॉलंटरी कंट्रैक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से फिर हीट प्रोड्यूस होती है। तो बॉडी का होमियोस्टैटिक सिस्टम एक्चुअली नए सेट पॉइंट पे टेम्परेचर को पहुंचाने के लिए स्केलेटल मसल को इनवॉलंटरी कर देते हैं, और इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन को फिर आप शिवरिंग कहते हैं। अब जब वो टेम्परेचर हद से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, तो फिर बॉडी का होमियोस्टैटिक सिस्टम उसको कम करने के लिए हीट रेडिएशंस की शक्ल में हीट को डिसिपेट भी करवाता है। उसकी वजह से फिर ठंडक भी लगती है, फीवर भी है और चिल्स भी, यानी शिवरिंग भी हो रही होती है। तो ये सारी अलामात किस वजह से आ रही हैं? आरबीसी की बस्टिंग की वजह से आ रही हैं। अब जब ये प्रोसेस चलता रहेगा तो आरबीसी बस्टिंग की वजह से एनीमिया भी होगा, रेड ब्लड सेल की डेफिशिएंसी हो जाती है, और जब रेड ब्लड सेल की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ऑक्सीजन सप्लाई भी डिस्टर्ब होती है एक्चुअली, जिसकी वजह से फिर डेथ होती है।
अब जब एक हद से ज़्यादा आरबीसी बर्स्टिंग हो जाती है और पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत डाउन हो जाता है, तो ये मीरोजाइट जो आरबीसी के अंदर हैं ये अपने आप को मॉडिफाई करना शुरू कर देते हैं। कुछ आरबीसी में जो मीरोजाइट्स होते हैं दीज बिकम फीमेल गैमेटोसाइट्स और कुछ आरबीसी यहाँ पे टेक द फॉर्म ऑफ मेल गैमेटोसाइट्स। अब ये गैमेटोसाइट्स हैं, यानी ये गैमीट्स नहीं, लेकिन गैमीट का प्रीकर्सर सेल इनको कह सकते हैं, गैमेटोसाइट्स। अब ये गैमेटोसाइट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा तादाद में पेशेंट की बॉडी में सर्कुलेट कर रहे हैं। अब जब दोबारा कोई फीमेल मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करेंगे तो वो ब्लड में से इन गैमेटोसाइट्स को पिक कर लेंगे। अब मेल गैमेटोसाइट है या फीमेल गैमेटोसाइट्स है, दिस आर गैमेटोसाइट्स। इनको पिक कर लिया जाएगा। अब इनको मॉस्किटो ने पिक किया जी, फीमेल मॉस्किटो ने। अब पिक कर दिया है तो ये हम सपोज करेंगे ये इसके मिड गट में ये गैमेटोसाइट पहुंच जाएंगे और ये यहाँ पे अगेन सलाइवरी ग्लैंड है, ये जिसको मैं SG कह रहा हूँ, सलाइवरी ग्लैंड। अब ये गैमेटोसाइट मिड गट में पहुँच गए हैं, दोनों मेल भी और फीमेल भी। अब जो फीमेल गैमेटोसाइट होगा ये, जिसको मैं फीमेल साइन से शो कर रहा हूँ, ये इसमें माइटोसिस के ज़रिए एग प्रोड्यूस होगा, नॉन मोटाइल एग प्रोड्यूस होगा। और ये काम कहाँ पे हो रहा है? फीमेल मॉस्किटो के गट के अंदर, उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर हो रहा है। और जो मेल गैमेटोसाइट है, ये वाला मेल गैमेटोसाइट, इसमें माइटोसिस होगी तो इससे फ्लैजिलेटेड गैमीट डेवलप होगा, दैट इज़ द स्पर्म, दिस इज़ द मेल गैमीट। अब गट के अंदर रहते हुए ही जाइगोट बनेगा ये। अब ये जो जाइगोट है ये थोड़ा मोटाइल भी है। इस मोटाइल जाइगोट को हम ऊकाइनीट का नाम भी दे सकते हैं, दैट इज ऊकाइनीट, मोटाइल जाइगोट, और ये डिप्लॉइड है। अब इसी जाइगोट के इर्द गिर्द एक थिक बाउंड्री बन जाएगी, रेजिस्टेंट बाउंड्री बन जाएगी, और ये रेजिस्टेंट बाउंड्री की वजह से अब इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे oocyte। अब ये oocyte जो है ये गट की बाउंड्री या गट की वॉल में एंटर होगा। ये गट की वॉल है, oocyte इसमें पेनिट्रेट कर देगा। जब ये यहाँ पे पेनिट्रेट करेगा तो इसमें मियोसिस होगी। ये रेजिस्टेंट वॉल अभी स्टिल मौजूद है, और जब मियोसिस होगी तो बहुत सारे स्पोरोजाइट्स बन जाएंगे। ये गट वॉल के अंदर रहते हुए स्पोरोजाइट्स बन जाएंगे, और यहाँ पे ये स्पोरोजाइट्स फिर रिलीज होंगे और अगेन इस मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में पहुँच जाएंगे। अब ये दोबारा ये मॉस्किटो जब किसी ह्यूमन होस्ट को बाइट करेंगे तो अगेन वो स्पोरोजाइट ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये लाइफ साइकिल है, जनरल लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम का। अब यहाँ पे प्लाज्मोडियम की फर्दर 4 इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं, और उन स्पीशीज़ में फ़र्क सिर्फ यहाँ तक मामले का है कि वो दुनिया में किन इलाकों में मलेरिया का बायस बन रहे हैं, और जो उनकी वजह से मलेरिया हो रहा है उसकी सिम्टम्स कितनी देर के बाद अपने आप को रिपीट करती हैं, और रिक्योरेंस कितनी देर के बाद होती है,
तो प्लाज्मोडियम की जो इम्पोर्टेंट 4 स्पीशीज़ हैं मैं उनका भी जिक्र कर देता हूँ। तो ये लाइफ साइकिल था प्लाज्मोडियम का। अब हम प्लाज्मोडियम की इम्पोर्टेंट 4 स्पीशीज़ का जिक्र करेंगे। अब इसमें हम इसको एक टेबलेट फॉर्म में, टेबल फॉर्म में शो करेंगे ताकि वो आप क्लियर कट उसको याद भी रख सकें। इधर हम प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ का नाम मेंशन करेंगे, प्लाज्मोडियम स्पीशीज़, और यहाँ पे जिक्र करेंगे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कि दुनिया में किन इलाकों में जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, और इनके बारे में कोई और अहम फीचर या करेक्टरिस्टिक है तो वो भी यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, लेट्स गो। तो हम पहली जो इसकी स्पीशीज़ है प्लाज्मोडियम की उसका जिक्र करते हैं, और पहली स्पीशीज़ है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से बात करें तो ये दुनिया के टेम्परेट रीजन्स में मौजूद हैं, यानी इक्वेटर और पोलर रीजन के दरमियानी जो इलाके होते हैं वहाँ पे मौजूद हैं। और इनकी जो अलामात हैं इस प्लाज्मोडियम, जैसे जो मलेरिया होता है उसकी वजह से जो सिम्टम ज़ाहिर होती हैं पैरोजिम्स, ये हर 48 आवर्स के बाद शुरू होती हैं। यानी एक दफ़ा इस बुखार की अलामात आ जाएंगी तो फिर वो उसके बाद रिलीफ होगा, फिर 48 आवर्स के बाद दोबारा ये अलामात ज़ाहिर होंगी। तो ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बारे में थी बात। दूसरी स्पीशीज़ प्लाज्मोडियम की जो है हमारे पास वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम है। फैल्सीपैरम। अब ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रॉपिकल है, इक्वेटर के आसपास के जो रीजन्स हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं, और इनकी वजह से जो पैरोजिम्स होते हैं उनका कोई तयशुदा वक्त नहीं, इर्रेगुलर पैरोजिम्स हो रही होती हैं। कोई पता नहीं रैंडमली कब ये अलामात शुरू हों, कब रिलीफ हो, फिर दोबारा कब री अटैक हो, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। प्लाज्मोडियम की तीसरी स्पीशीज़ है हमारे पास, एंड दैट इज़ प्लाज्मोडियम मैलेरी। प्लाज्मोडियम मैलेरी, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी ट्रॉपिकल ही है। एक वक्त में ट्रॉपिकल थी लेकिन फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन इसकी हो गई वर्ल्ड वाइड। ऑलमोस्ट वर्ल्ड के टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों रीजन्स में ये मौजूद है, और इसके जो पैरोजिम्स अपीयर होते हैं वो आफ्टर 72 आवर्स अपीयर होते हैं, हर 72 घंटे के बाद। और फाइनल जो प्लाज्मोडियम की 4th स्पीशीज़ हमारे पास है इसका नाम है प्लाज्मोडियम ओवेल। प्लाज्मोडियम ओवेल। अब ये बहुत रेयर टाइप है प्लाज्मोडियम की, और ज़्यादा चांस ये है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी ट्रॉपिकल ही है, लेकिन बड़ा रेयर प्रेजेंट है ये, और इसके पैरोजिम्स के बारे में भी कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद नहीं है। तो पूरी दुनिया में प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज़ हैं जो कि मुख्तलिफ टाइप के मलेरिया फ़ीवर का बायस बन रहे हैं। तो ये क्लास है हमारे पास स्पोरोजोइया, और फाइलम था एपिकम्प्लेक्सा, और इसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया है प्लाज्मोडियम को। अब हम एपिकम्प्लेक्सा में ही एक और जीनस को हम मेंशन कर देते हैं, एक और ग्रुप को मेंशन करते हैं, दैट इज़ कॉक्सीडियंस। अब इनके बारे में बात कर लें कि कॉक्सीडियंस क्या हैं और ये किस किस्म की डिजीज़ का बायस बनते हैं, और इनकी वजह से ह्यूमन को किन नुकसानात का सामना करना पड़ता है। तो अब हम कॉक्सीडियंस की बात कर लेते हैं। कॉक्सीडियंस। अब कॉक्सीडियंस में ख़ास तौर पे 2 ग्रुप फर्दर हैं,
आइसोस्पोरा और इमेरिया। ये पैरासाइट ही हैं, लेकिन ये पैरासाइट है स्पेशली फॉर पोल्ट्री, चिकन बर्ड के लिए। और ख़ासतौर पे यूएसए में कहा जाता है, अमेरिका में कहा जाता है कि ये हर साल $मिलियन का नुकसान पहुंचाते हैं, पोल्ट्री को बीमार करते हैं और इससे बड़े इकोनॉमिक लॉस सामने आता है। इसी तरह कॉक्सीडियंस में हमारे पास एक और एग्जांपल है, क्रिप्टोस्पोरिडियम। क्रिप्टोस्पोरिडियम ये ज़्यादा अटैक करते हैं एड्स पेशेंट पे। हम जानते हैं कि एड्स के जो पेशेंट हैं उनका इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज़ होता है, वो उतना वेल डिफाइंड फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता, और ये एड्स के पेशेंट में लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डायरिया का बायस बनता है, और लॉन्ग टर्म डायरिया की वजह से फिर इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन होती है, डिहाइड्रेशन होती है, जिससे एड्स के पेशेंट के डेथ के चांस भी होते हैं। तीसरी एग्जांपल हमारे पास है टॉक्सोप्लाज्मा। ये टॉक्सोप्लाज्मा की वजह से जो डिजीज़ होती है दैट इज़ नोन एज टॉक्सोप्लाज्मोसिस, और ये पेट एनिमल्स पे भी अटैक करते हैं और फिर वहाँ से ये ह्यूमंस तक भी पहुँचते हैं और बर्ड्स में भी अटैक कर सकते हैं। तो इसका जनरल सा अगर लाइफ साइकिल देखें हम टॉक्सोप्लाज्मा का, तो वो क्या है। एक्चुअली कैट्स में ये पैरासाइट मौजूद होगा, यानी कैट्स इस पैरासाइट का रिजर्वायर है जहाँ से शुरुआत हो रही होती है। अब कैट के फीकल मैटर में ये पैरासाइट होता है, फीसिस में, और ये फीसिस जब इन्वायरमेंट में आते हैं तो सपोज ये किसी प्लांट के ऊपर अटैच होते हैं, फीसिस ग्रासेस वगैरह पे, ये इस तरह से। और अब अगर इन ग्रासेस को रैट ने फीड किया है, तो रैट को फिर कैट ने फीड किया है, तो एक तो ये टॉक्सोप्लाज्मा का साइकिल है। लेकिन इस ग्रास को या इस प्लांट के सीड को फीड किया है काउज ने या फिर पिग ने, तो ये पैरासाइट इनके मीट में सिस्टर्ड फॉर्म में छुप जाता है, रेजिस्टेंट फॉर्म में छुप जाता है, और जब इनका गोश्त और स्पेशली इम्प्रॉपरली कुक्ड मीट ये ह्यूमंस खा लें, तो ये पैरासाइट ह्यूमंस तक पहुंचता है और इस वजह से डिजीज़ होगी टॉक्सोप्लाज्मोसिस। लेकिन ह्यूमंस में, एडल्ट ह्यूमंस में ये डिज़ीज़ अमूमन एसिम्प्टोमेटिक रहती है, यानी कि इस डिज़ीज़ की कोई वाज़े सिम्टम्स अपीयर नहीं होती हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ये एसिम्प्टोमेटिक रहती है, अडल्ट ह्यूमन। और फिर अडल्ट ह्यूमन का इम्यून सिस्टम इनको कम्बैक्ट भी कर लेते हैं, इनको कंट्रोल भी कर लेते हैं। और इसी तरह इन प्लांट के, कंटेमिनेटेड प्लांट के सीड्स अगर बर्ड्स ले लें, ख़ासतौर पे वो बर्ड्स जिनका गोश्त हम खाते हैं, तो इन बर्ड्स के एग या इनके मीट के ज़रिए भी ये पैरासाइट फिर ह्यूमंस तक ट्रांसफ़र होता है। तो ये टॉक्सोप्लाज्मा का जनरल सा लाइफ साइकिल है। हाँ, अगर तो ये टॉक्सोप्लाज्मा किसी प्रेग्नेंट वूमेन में मौजूद है, तो फिर प्लेसेंटा के थ्रू ये फ्यूटस की बॉडी में भी एंटर हो जाता है। अब हो सकता है कि प्रेगनेंसी मुकम्मल होने से पहले ही
ये प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाए जेस्टेशन पीरियड मुकम्मल होने से पहले, तो नतीजा अबार्शन भी हो सकता है, या फिर स्टिल बर्थ फ्यूटस की डेथ भी हो सकती है। और अगर फ्यूटस की बर्थ हो भी जाए तो वो पैदाइशी तौर पे कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस का शिकार होगा। अब ये ऐसे बच्चे जो कंजेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस का शिकार होते हैं, उनकी मेंटल रिटार्डेशन है, फिजिकल अबनॉर्मलिटी भी उनमें मौजूद होती है। तो दैट्स ऑल अबाउट फाइलम एपिकम्प्लेक्सा।